साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है रूल्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बहाली। टॉपिक को शुरू करें उससे पहले मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और जो हमारे नए साथी जुड़े हैं उनसे विनती है कि हमारे इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेवा में बहाली की क्या क्या परिस्थितियां हैं। निलंबन, निष्कासन और बर्खास्ती के पश्चात में कर्मचारी के बहाली के लिए जो परिस्थितियां हैं हम उनको विस्तार से समझेंगे। पॉइंट नंबर ए है, यदि गलती से या बिना किसी आधार के पुलिस हिरासत में कैद किए गए कर्मचारी को बिना अभियोजन के छोड़ जाता है तो निलंबन समाप्त हुआ समझा जाता है। पॉइंट नंबर बी है, यदि सरकारी कर्मचारी के निलंबित रहने के दौरान लंबित विभागीय कार्यवाही किसी कारणवश वापस ली जाती है या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर निष्कासन या फिर बर्खास्ती के अन्यथा कोई पेनल्टीज लगाए जाने पर निलंबन वापस किया गया समझा जाएगा। अगर इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो निलंबन को बहाली को वापसी समझा जाएगा। पॉइंट नंबर सी है, यदि किसी निलंबित कर्मचारी के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही के संबंध में न्यायालय द्वारा उसे दोष मुक्त किया गया है और उसे विभागीय रूप से आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया गया है तो उस परिस्थिति में उस सरकारी कर्मचारी की सेवा में वापसी की बहाली हो जाती है। पॉइंट नंबर डी है, न्यायालय या अपीलीय या फिर समीक्षा प्राधिकारी द्वारा आवश्यक सेवानिवृत्ति या फिर निष्कासन या फिर बर्खास्ती पेनल्टीज की समाप्ति हो जाती है। उस स्थिति में सरकारी कर्मचारी की सेवा में बहाली हो जाती है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, संपूर्ण वेतन तथा भत्ते स्वीकार्य, फुल्ली पे एंड अलाउंस एडमिसिबल। पॉइंट नंबर 1 है, विभागीय कार्यवाही में पूर्णतया दोष मुक्ति के पश्चात बहाली, जब आरोपी कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही के समापन में विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। पॉइंट नंबर 2 है, न्यायिक कार्यवाही में मामले की योग्यता के आधार पर कर्मचारी की दोष मुक्ति पर बहाली और आगे विभागीय कार्यवाही आयोजित नहीं की जाती है। पॉइंट नंबर 3 है, बहाली जब किया गया निलंबन पूर्णतया अन्यायपूर्ण पाया जाता है। अगर किसी कर्मचारी को निलंबन किया जाता है और वो न्यायपूर्ण नहीं है तो बहाली कर दी जाती है, जब आरोपी कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही के समापन के विलंब हेतु दोषी नहीं ठहराया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है, यदि कोई छोटी पेनल्टीज लगी हैं, इट मीन्स माइनर पेनल्टीज लगाने का निर्णय लिया गया हो, उस परिस्थिति में उसको बहाली कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5 है, यदि कारावास निर्वाहक कारावास प्रदान करने वाले कानून के अधीन की गई है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे अन्यायपूर्ण माना गया हो, उस परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी की बहाली हो जाती है और उस स्थिति में संपूर्ण वेतन एवं जो भत्ते हैं वो स्वीकार्य हैं। पॉइंट नंबर 6 है, मानित निलंबन के मामले में कारावास त्रुटिपूर्ण पाए जाने के आधार पर और कोई अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उस परिस्थिति के अंदर संपूर्ण वेतन और भत्ते एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं, पूरे स्वीकार्य हैं। पॉइंट नंबर 7 है, कर्ज के लिए गिरफ्तारी के मामले में यदि देनदारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर की परिस्थिति के रूप में सिद्ध कर दी गई हो, उस परिस्थिति में संपूर्ण वेतन और भत्ते एक सरकारी कर्मचारी को बहाली के बाद में स्वीकार्य होती हैं। पॉइंट नंबर 8 है, निलंबन पर रहने के दौरान सरकारी कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है तो उस परिस्थिति में जितने दिन का उसका निलंबन था उसके संपूर्ण वेतन एवं भत्ते उसको स्वीकार्य होते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, समानुपातिक
वेतन तथा भत्ते। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 का कहना है विभागीय कार्यवाही में पूर्णतया दोष मुक्ति जैसे मामले में भी अब यह पाया जाता है कि कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का समापन सीधे तौर पर उसी के कारण विलंबित हुआ है तथा निलंबन या फिर बर्खास्ती आदि की ऐसी अवधि हेतु बहाली प्राधिकारी द्वारा तथा निर्देश दिया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। विभागीय कार्यवाही के मामले में जहां कर्मचारी पूर्णतया दोष मुक्त नहीं हुआ है अथवा पहले का आदेश संविधान की धारा 311 की जरूरतों के अनुसार अनुपालन न किए जाने के आधार पर पूर्णतया अलग रख दिया गया हो। पॉइंट नंबर 3 का कहना है न्यायिक मामले में जहां आदेश धारा 311 की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के आधार पर या फिर जब दोष मुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं हो तो इसे पूर्णतया अपास्त कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 4 का कहना है यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहां निलंबन पूर्णतया अन्यायपूर्ण है, न्यायपूर्ण नहीं है, अन्यायपूर्ण है, पाया जाता है। जब यह पाया जाता है कि एक कर्मचारी के विरुद्ध संस्थापित कार्यवाही का समापन सीधे तौर पर उसी के कारण विलंबित हुआ है, तब ऐसे निलंबन की अवधि हेतु बहाली प्राधिकारी द्वारा या निर्देश दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5 का कहना है कि अगर किसी कर्मचारी के हिरासत के मामले में देखा जाता है कि उसे हिरासत अन्यायपूर्ण नहीं थी और ऋण हेतु गिरफ्तारी के मामले में जहां देनदारी प्रमाणित हो गई है कि यह सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के अधीन परिस्थितियों का कारण है, ऐसी अवधि हेतु बहाली प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देश दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6 का कहना है उन मामलों में जहां निलंबन पूर्णतया अन्यायपूर्ण नहीं पाया जाता है, इन मामलों में कर्मचारियों को वेतन तथा देय भत्तों का निर्धारण केवल तभी किया जाना चाहिए जब प्रस्ताव के विरुद्ध कर्मचारी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर या फिर नोटिस दिया गया हो और तत्पश्चात अभ्यावेदन यदि कोई है पर विचार किया गया हो यथा निर्धारित राशि निर्वाहक भत्ते के रूप में प्रदान की गई राशि से कम नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जब निलंबन की अवधि कार्य के रूप में मानी जाती है। पॉइंट नंबर 1 है विभागीय कार्यवाही में पूर्णतया दोष मुक्ति के कारण बहाली पर जब निलंबन की अवधि कार्य के रूप में मानी जाती है। पॉइंट नंबर 2 है न्यायिक कार्यवाही के मामले में योग्यता तथा आगे कोई विभागीय कार्यवाही न की गई हो के आधार पर कर्मचारी को दोष मुक्ति पर बहाली के पीरियड्स को कार्य के रूप में माना जाता है। फिर है पॉइंट नंबर 3 बहाली पर जब किया गया निलंबन पूर्णतया अन्यायपूर्ण पाया जाता हो या फिर कुछ छोटी पेनल्टीज का निर्णय दिया गया हो या फिर गलती से बिना किसी आधार के यदि पुलिस हिरासत में कैद किया गया कर्मचारी को बिना अभियोजन के छोड़ा जाता है और यदि सक्षम प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि निलंबन पूर्णतया अन्यायपूर्ण था या फिर यदि कारावास निवारक कारावास प्रदान करने वाले कानून के अधीन की गई है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यायपूर्ण माना गया है। कर्ज के लिए गिरफ्तारी के मामले में यदि देनदारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर की परिस्थिति के रूप में सिद्ध कर दी जाती है तो या फिर निलंबन रहने के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में भी निलंबन की जो अवधि है उसको कार्य के रूप में मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 5 है गैर कार्य पर मानी जाने वाली निलंबन की अवधि जब तक कि किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु निर्धारित किए जाते हो। पॉइंट नंबर 1 है विभागीय कार्यवाही के मामले में जहां कर्मचारी पूर्णतया दोष मुक्त नहीं हुआ है अथवा पहले का आदेश धारा 311 की जरूरतों के अनुसार अनुपालन न किए जाने के आधार पर पूर्णतया अलग रख दिया गया हो।
पॉइंट नंबर 2 है समान परिस्थितियों के अधीन न्यायिक मामले में। पॉइंट नंबर 3 है उन मामलों में जहां निलंबन पूर्णतया अन्यायपूर्ण नहीं माना जाता है। इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन जो कि पूर्ण होगा, कर्मचारी के पास अवधि को किसी भी प्रकार के देय और अनुमति छुट्टी में रूपांतरित करने का विकल्प होगा। जो कन्वर्टेड छुट्टी है, कन्वर्टेड लीव है, उसको एडमिसेबल करने का उसके पास अथॉरिटी है, अगर उसकी हायर अथॉरिटी उसको परमिशन देती है तो। पॉइंट नंबर 6 है किसी भी अवधि के लिए समानुपातिक के वेतन तथा भत्तों के लिए मना नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहां बर्खास्त कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुकंपा के आधार पर बहाल कर दिया जाता है और बर्खास्तगी की तारीख से बहाली की तारीख की अवधि को गैर कार्य के रूप में समझे जाने का आदेश दिया जाता है, उस अवधि के लिए समानुपातिक वेतन तथा भत्तों का भुगतान होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 7 है रद्द की गई निलंबन की अवधि की समीक्षा के लिए जब कार्यवाही लंबित है। विभागीय या फिर न्यायिक कार्यवाही के निर्णय से पूर्व वेतन तथा भत्तों के संबंध में और रद्द किए गए निलंबन की अवधि से व्यवहार के बारे में यदि कोई आदेश, जांच या कोई न्यायिक मामले पर निर्णय आने से पूर्व पारित किया जा चुका है, तब यह केवल एक आदेश है। जांच या फिर न्यायिक मामले के निर्णय के पश्चात उल्लेखित आदेश की स्वयं के प्रस्ताव से समीक्षा की जाएगी और उपयुक्त, जो कि हमने पॉइंट नंबर 2 और 6 के अंदर बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही निवारक आदेश पारित किया जा सकता है, जो कि FR 54, 54A, 54B के अंदर दिया गया है। CCS कंडक्टिंग रूल्स के चैप्टर नंबर 6 के अंदर दिया गया है। इसी के साथ में आज हम हमारे इस टॉपिक को यहीं पूरा करते हैं। आशा और उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मैं यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।